24 न्यूज पे अब वक्त हो गया है दिन भर की 10 बड़ी खबरों का। भारत के राष्ट्रपति हार्टफुलनेस इंस्टीट्यूट और अन्य द्वारा आयोजित योगा फॉर यूनिटी एंड वेलबींग कार्यक्रम में उपस्थित हुए और वहां मौजूद लोगों को संबोधित करते हुए योग पर अपने विचार साझा किए। राष्ट्रपति ने कहा, विश्व विज्ञान और प्रौद्योगिकी के जरिए प्रगति कर रहा है। ऐसे में मानव और प्रकृति के बीच सतत प्रयासों से संतुलन बनाए रखना जरूरी है। योग हमें सतत और स्वस्थ जीवन शैली का रास्ता दिखाता है। यह कार्यक्रम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित किया गया था, जिसमें राष्ट्रपति ने वर्चुअल तरीके से ही योग के फायदे और उसको अपनी जीवन शैली में शामिल करने पर उसके प्रभाव पर अपने विचार साझा करते हुए कहा, स्वास्थ्य और अवधारणा कल्याण से परे है। योग समग्र रूप से स्वस्थ रहने के लिए एक अवधारणा है जिसमें शारीरिक और मानसिक तंदुरुस्ती शामिल है। इसके लाभों से मनोवैज्ञानिक तनाव और शारीरिक बीमारियों से आज़ादी मिलती है, जिसके चलते उच्च स्तर की सकारात्मक ऊर्जा मिलती है। गौरतलब है कि योगाभ्यास करने वालों का मानसिक शांति का स्तर भी अधिक पाया गया। यह आध्यात्मिक शांति का मार्ग भी है। आगे राष्ट्रपति ने कहा, योग किसी धर्म, जाति या व्यक्ति से संबंधित नहीं है, बल्कि यह संपूर्ण दुनिया और सभी मानवता से जुड़ा हुआ है। योग आध्यात्मिकता का विशाल विज्ञान है, जिसे दुनिया को भारत का तोहफा माना जाता है। भारत के रक्षा मंत्री उत्तर प्रदेश की राजधानी के दौरे पर आए हुए हैं, जिस दौरान भाजपा की नवगठित प्रदेश कार्य समिति की पहली बैठक इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित की जाएगी। इस बैठक में प्रधानमंत्री और राज्य के मुख्यमंत्री की उपलब्धियों और संगठन के कामकाज पर आधारित आत्मनिर्भर भारत का राजनीतिक एजेंडा मोदी योगी का धन्यवाद ज्ञापित किया जाएगा। रक्षा मंत्री इस बैठक में उपस्थित रहेंगे। यह बैठक अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण के लिए प्रधानमंत्री द्वारा किए गए प्रयासों का आभार व्यक्त करते हुए सांस्कृतिक सरोकारों से जुड़े अयोध्या, काशी और मथुरा जैसे हिंदू आस्था के स्थलों के विकास के लिए योगी सरकार के कामों का उल्लेख भी करेगी। जिस प्रकार मोदी सरकार के नेतृत्व में 500 साल बाद राम भक्तों की आश पूर्ण हुई और अयोध्या में भगवान श्री राम के भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, उसके लिए प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया जाएगा। बैठक में प्रदेश अध्यक्ष के अनुसार 4 सत्रों में होने वाली कार्य समिति का उद्घाटन रक्षा मंत्री द्वारा ही किया जाएगा। उसके बाद सत्र में प्रदेश उपाध्यक्ष लक्ष्मण आचार्य राजनीतिक प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे। इस प्रस्ताव में प्रदेश उपाध्यक्ष लक्ष्मण आचार्य द्वारा मोदी सरकार की 6 वर्षों में कड़ी मेहनत से प्राप्त की गई उपलब्धियों के बारे में विस्तार से बताया जाएगा। योगी सरकार की ओर से 4 सालों में प्रदेश में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, गरीब कल्याण, कानून व्यवस्था और महिला सुरक्षा के क्षेत्र में जो योजनाएं लागू की गई हैं, उनको भी राजनीतिक प्रस्ताव में शामिल कर मुख्यमंत्री का धन्यवाद ज्ञापित किया जाएगा। तीसरे सत्र में सरकार के 4 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने के उपलक्ष्य में होने वाले कार्यक्रमों, पंचायत चुनाव प्रचार के कार्यक्रमों, 6 अप्रैल को पार्टी के स्थापना दिवस और 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती पर होने वाले कार्यक्रम की तैयारियों को भी तय किया जाएगा। इसके अलावा पंचायत चुनाव में पार्टी की जीत सुनिश्चित करने के लिए भी विचार विमर्श हो सकता है। राहुल गांधी आए दिन मोदी सरकार पर हमलावर रुख अपनाए हुए नजर आते हैं। देश में विभिन्न मुद्दों को लेकर राहुल गांधी मोदी सरकार को घेरे रहते हैं। एक बार फिर राहुल गांधी ने बढ़ती महंगाई को लेकर मोदी सरकार पर निशाना साधा। पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की कीमतों में लगातार वृद्धि हो रही है, जिसके मद्देनजर राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर तंज कसते हुए कहा, केंद्र सरकार दोनों हाथों से दिन दहाड़े लूट रही है। गैस, डीजल, पेट्रोल पर जबरदस्त टैक्स वसूली, मित्रों को PSU, PSB बेचकर जनता से हिस्सेदारी, रोजगार व सुविधाएं छीनना। प्रधानमंत्री का एक ही कायदा, देश फूंक कर मित्रों का फायदा। राहुल गांधी समेत कांग्रेस के कार्यकर्ता महंगाई के विरोध में लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। इसके साथ ही कृषि कानून के मुद्दे को लेकर भी विपक्षी पार्टी कांग्रेस केंद्र सरकार पर हमलावर है। कृषि कानून का विरोध कर रहे किसानों द्वारा विरोध स्थलों पर अलग अलग किसान जत्थाबंदियों द्वारा किया जा रहा पक्का निर्माण को संयुक्त किसान यूनियन ने गलत ठहराया है। यूनियन के अनुसार विरोध स्थलों पर किसी तरह का पक्का निर्माण नहीं होना चाहिए। किसानों ने बॉर्डर पर 25 मकानों का
निर्माण कर लिया है। किसानों के अनुसार अभी 1000-2000 मकान और बनाए जाएंगे। हालांकि किसानों से जब पूछा गया कि यह मकान बनाने की इजाजत किसने दी, तो किसानों ने साफ तौर पर कह दिया कि सरकार ने कृषि कानूनों को बनाने से पहले किसी की इजाजत नहीं ली थी, तो हम भी घर बनाने के लिए किसी से नहीं पूछेंगे। टेंट में किसानों को गर्मी से राहत नहीं मिलने वाली थी, इसलिए पक्के मकानों का निर्माण किया जा रहा है। इन मकानों में कूलर और एसी लगाने के भी इंतजाम किए जा रहे हैं। ऐसे में किसानों द्वारा हाईवे पर अवैध निर्माण किए जाने के मद्देनजर NHAI और नगर पालिका ने मुकदमा दर्ज कराया। तो वहीं संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा वह पहले दिन से ही पक्का निर्माण न करने की अपील कर रहा है। पिछले हफ्ते से सिंधु और टिकरी बॉर्डर पर देखते ही देखते निर्माण किए जा रहे हैं, जिसके प्रति सहयोग किसान मोर्चा को सार्वजनिक तौर पर विरोध जाहिर करना पड़ा। संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा पंजाब की 32 किसान यूनियनों ने दिल्ली के विरोध स्थलों पर हो रहे पक्के निर्माण के खिलाफ 12 मार्च को ही बैठक की थी। इस बैठक में निर्णय लिया गया था कि विरोध प्रदर्शन वाले स्थानों पर प्रदर्शनकारियों की तरफ से किसी भी स्थायी मकान का निर्माण करना गलत है। ऐसा करने वालों से संयुक्त किसान मोर्चा ने अपील की कि वह पक्के निर्माण न करें, लेकिन इसके बावजूद जब लोग नहीं माने तब संयुक्त किसान मोर्चा ने अपना विरोध सार्वजनिक किया। किसानों द्वारा किसी हाईवे पर पक्के निर्माण को कानूनी तौर पर गलत बताया है और ऐसा करने वाले किसानों के खिलाफ सरकार कानूनी शिकंजा कस सकती है। इस निर्माण के शुरू होते ही दिल्ली पुलिस ने किसानों को ऐसा न करने के लिए कहा था। पश्चिम बंगाल में चुनाव के मद्देनजर सियासी पारा प्रतिदिन चढ़ रहा है। हाल ही में भारतीय जनता पार्टी के पूर्व नेता और केंद्रीय मंत्री यशवंत सिंह टीएमसी में शामिल हुए थे, लेकिन खास बात यह है कि पार्टी में शामिल होने के कुछ दिन बाद ही ममता बनर्जी ने उन्हें उपाध्यक्ष और राष्ट्रीय कार्य समिति के सदस्य के तौर पर नियुक्त कर लिया है। भारत के विभिन्न राज्यों और एक केंद्र शासित राज्य में चुनाव होने वाले हैं, लेकिन सबसे ज्यादा दिलचस्प राजनीति बंगाल की नजर आ रही है। बंगाल की राजनीति दिन पर दिन करवट बदल रही है और बंगाल में राजनीतिक पार्टियों की टक्कर देखने योग्य है। जिस प्रकार टीएमसी अपनी सत्ता बचाने के लिए सारे दांव पेच खेल रही है, वहीं भाजपा उसकी सत्ता छीनने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। टीएमसी के कई नेता और विधायकों ने जहां ममता बनर्जी का साथ छोड़ भाजपा का दामन थामा, तो वहीं भाजपा के भी एक नेता यशवंत सिंह टीएमसी में शामिल हुए थे। यशवंत सिंह वाजपेयी सरकार में वित्त मंत्री और विदेश मंत्री रह चुके हैं। हालांकि टीएमसी की सदस्यता लेते समय यशवंत सिंह ने बीजेपी और प्रधानमंत्री पर जमकर निशाना साधा था। यशवंत सिंह ने भाजपा को घेरते हुए कहा था, अटल बिहारी वाजपेयी के समय भाजपा सर्वसम्मति में विश्वास रखती थी, लेकिन आज भाजपा को कुचलने और जीतने में विश्वास रखती है। तो वहीं यशवंत सिंह ने प्रधानमंत्री और गृह मंत्री पर आरोप लगाते हुए कहा था कि यह लोग चुनाव जीतने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। आज के समय में न्यायपालिका, लोकतांत्रिक संस्थाएं कमजोर हो गई हैं, लेकिन जिस प्रकार भाजपा ने टीएमसी के नेताओं और विधायकों का दिल खोलकर स्वागत किया, तो वहीं टीएमसी ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। ममता बनर्जी ने यशवंत सिंह के पार्टी में शामिल होने के बाद ही उन्हें एक नई जिम्मेदारी सौंप दी। हरिद्वार में मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने महाकुंभ को व्यापक और बेहद खास बनाने के लिए संकेत देते हुए नेत्र कुंभ के उद्घाटन के बाद कहा, महाकुंभ कोई हर साल आने वाला त्योहार नहीं, ये 12 साल में एक बार आता है। करोड़ों श्रद्धालुओं को वर्षों से इसका इंतजार रहता है, इसलिए महाकुंभ में आने के लिए श्रद्धालुओं पर कोई रोक टोक नहीं होगी। तीरथ सिंह रावत की सरकार पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की सरकार से भिन्न विचार रखती है, जो इस बात से साबित होता है कि मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए कहा कि यह 12 साल में एक बार आता है, इसलिए इसमें आने वाले श्रद्धालु पर कोई रोक टोक नहीं होगी। श्रद्धालु बिना रोक टोक के आ सकते हैं, जबकि कोविड-19 संक्रमण को देखते हुए पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह की सरकार ने यह प्रयास किए थे कि महाकुंभ में कम से कम लोग आएं, जिससे भीड़ इकट्ठा न हो और कोविड-19 के नियमों का उल्लंघन न हो। हालांकि संक्रमण के मामलों में इजाफा हो रहा है, इसके बाद भी अप्रैल के मुख्य स्नान पर लाखों लोगों के जुटने की संभावना है, जिसको देखते हुए मुख्यमंत्री ने कम से कम लोगों के आगमन की नीति अपनाई थी। तो वहीं इसके उलट नए मुख्यमंत्री ने जोखिम उठाने से परहेज नहीं किया और वह खुद भी साधु संतों के बीच आए और खुद भी कुंभ के पहले शाही स्नान पर
संतों के बीच गए थे। तीरथ सरकार अब श्रद्धालुओं का स्वागत करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने आयुर्वेदिक कॉलेज में नेत्र कुंभ के उद्घाटन पर कहा, उत्तराखंड में कोविड-19 तब भी कुछ नहीं बिगाड़ पाया जब पूरे देश में चरम पर था। अब परिस्थितियों में काफी सुधार है, इसलिए महाकुंभ के आयोजन में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। जितना जरूरी है मास्क और सैनिटाइजर का प्रयोग करें। 1 अप्रैल से महाकुंभ को और विस्तार दिए जाने के लिए श्रद्धालुओं के आवागमन को 4 गुना बढ़ाने के लिए अधिक बसें चलाई जाएंगी। स्पेशल ट्रेनों के संचालन के लिए भी रेलवे से वार्ता की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा, बिना जनता जनार्दन और संतों के महाकुंभ कैसे हो सकता है। भारत में कोविड-19 महामारी का प्रकोप दिन पर दिन बढ़ रहा है। आंकड़ों ने इस साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। नागरिकों की लापरवाही के कारण मामलों में तेजी से वृद्धि हो रही है। प्रतिदिन बढ़ रहे मामले चिंताजनक स्थिति की ओर दस्तक दे रहे हैं। पिछले कुछ समय से संक्रमण के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार आज फिर से संक्रमण के मामलों में भारी वृद्धि दर्ज हुई है। पिछले 24 घंटों में कोविड-19 के 26,291 मामले सामने आए हैं, जिसके बाद इस महामारी से संक्रमित होने वाले लोगों की संख्या बढ़कर 1,13,85,300 के पार पहुंच गई है। संक्रमण के 26,000 मामले पिछले वर्ष 19 दिसंबर को दर्ज किए गए थे, जिसके बाद से मामलों में सुधार हुआ था, लेकिन पिछले 1 हफ्ते से आ रहे आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं। 118 लोगों की मृत्यु के बाद इस महामारी से अपनी जान गंवाने वाले लोगों की संख्या लगभग 1,58,000 के पार है। 17,455 लोगों ने इस महामारी को मात दी है, जिससे इस महामारी से रिकवर होने वाले लोगों की संख्या लगभग 1,10,07,300 के पार पहुंच गई है। टीकाकरण शुरू होने के बाद जहां संक्रमण के मामलों में गिरावट हुई थी, तो वहीं रिकवर दर बढ़ गया था, लेकिन अब हालात बिगड़ने लगे हैं। रोजाना के आधार पर दर्ज होने वाले मामलों की तुलना में रिकवर करने वाले मरीजों की संख्या में कमी आ रही है। भारत में सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान चल रहा है। भारत में अब तक 22,99,08,38 लोगों को कोविड-19 का टीका लगाया जा चुका है। भारत में टीकाकरण सबसे तेजी से चल रहा है और इसी कारण भारत टीकाकरण करने वाले देशों की सूची में दूसरे नंबर पर आ गया है, जबकि पहले नंबर पर अमेरिका है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए राज्य में नाइट कर्फ्यू समेत कोविड-19 प्रसार को रोकने वाले अन्य जरूरी कदम पर चर्चा करने के निर्देश दिए हैं। कोविड-19 को रोकने के लिए एक बैठक आयोजित की जाएगी, जिसमें स्थिति को देखते हुए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। भारत के विदेश मंत्री ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में नक्सलवाद का मुद्दा उठाते हुए कहा, हम महात्मा गांधी के देश के लोग हैं, हम इन मामलों से आंख नहीं चुरा सकते। विदेश मंत्री ने नक्सलवाद के बढ़ रहे मामलों के मद्देनजर हम विशेषकर उस देश से हैं जहां एक समुदाय रहता है। ब्रिटेन के साथ हमारा मजबूत संबंध है। हम हर मामले पर करीब से नजर रख रहे हैं और जरूरत पड़ने पर हम इस मुद्दे को उठाएंगे। कोविड-19 महामारी के मद्देनजर जो भारतीय निवासी विदेश में रह रहे हैं और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन के वेलफेयर के मद्देनजर विदेश मंत्री आज एक बार फिर से दोनों सदनों को संबोधित करेंगे। तो वहीं राज्यसभा में पेट्रोल, डीजल और गैस सिलेंडरों की बढ़ती हुई कीमत के साथ साथ कृषि कानून के मुद्दे को लेकर हंगामे के आसार हैं। इससे पहले भी इस मुद्दे पर बार बार हंगामा हुआ था, जिस वजह से 10 मार्च को कार्यवाही स्थगित किए जाने के बाद राज्यसभा की कार्यवाही आज फिर होगी। बिहार इसी बीच सदन की कार्यवाही देखने के लिए इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन के अध्यक्ष भारतीय संसद के अतिथि के रूप में 20 मार्च तक रहेंगे। आज होने वाली सदन की कार्यवाही में गृह मंत्रालय, पर्यटन और संस्कृति के साथ साथ लोक लेखा समिति सहित विभिन्न स्थायी समितियों की रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी। इससे पहले आम आदमी सांसद संजय सिंह ने राज्यसभा में किसानों के जारी प्रदर्शन के मद्देनजर नियम 267 के तहत सदन की कार्यवाही को निरस्त करने के लिए बिजनेस नोटिस दिया था। भारत में मौसम बहुत ही तेजी से परिवर्तित हो रहा है। देश के ज्यादातर हिस्सों में तापमान में वृद्धि हो रही है, वहीं पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी और बारिश रुक-रुक कर हो रही है। मार्च के आगमन से ही मौसम में बदलाव देखा जाने लगा था। पहाड़ी इलाकों में रुक-रुक कर हो रही बर्फबारी और बारिश के कारण मैदानी इलाकों में मौसम लगातार बदल रहा है।
जिसका असर उत्तर भारत समेत अन्य मैदानी इलाकों में पड़ रहा है। भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ के कारण नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में आगामी 4 दिनों में बारिश की संभावना है, तो वहीं अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और मेघालय में बारिश हो सकती है। आगामी दिनों में इन राज्यों में तेज हवाएं चलने की संभावना है। इस दौरान हवा की रफ्तार 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकती है। पश्चिमी विक्षोभ का असर भारत के उत्तरी हिस्सों पर भी पड़ेगा। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार हिमालय में एक ताजा पश्चिमी विक्षोभ 16 मार्च की रात को अपना प्रभाव दिखाएगा, जिस कारण 17 और 18 मार्च को तेज बर्फबारी और बारिश होगी। म्यांमार में तख्तापलट के बाद प्रतिदिन हालात बिगड़ते जा रहे हैं। म्यांमार की सेना प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने लगी है, जिसके बाद म्यांमार के लोग किसी भी दूसरे देश में जाने की कवायद में लगे हुए हैं। ऐसे में अमेरिका ने फिलहाल वहां पर मौजूद म्यांमार के लोगों को अस्थायी निवास देने की पेशकश की है। म्यांमार में विरोध प्रदर्शन थमने का नाम नहीं ले रहा है। प्रदर्शनकारी लगातार अपने नेता की रिहाई की मांग और देश में लोकतंत्र की बहाली की मांग कर रहे हैं। म्यांमार के 2 बड़े शहर यंगून और मार्ले में विरोध प्रदर्शन बढ़ता जा रहा है। ऐसे में सेना द्वारा प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए बल का प्रयोग किया जा रहा है, जिसमें गोली लगने से अब तक कई प्रदर्शनकारियों की जान जा चुकी है। तो वहीं सरकार आंसू गैस के गोले दागने के साथ साथ प्रदर्शनकारियों पर पानी की बौछार भी कर रही है। सेना द्वारा इस तरह से बल प्रयोग किए जाने पर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर इस मुद्दे को लेकर चिंता बढ़ती जा रही है। इस क्रम में अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा, अमेरिका प्रदर्शनकारियों पर हमले की निंदा करता है और अधिक हिंसा होने पर कार्रवाई करेगा। विरोध प्रदर्शन को रोकने पर सेना ने देश भर में भीड़ पर गोलीबारी और प्रदर्शनकारियों पर सरकार द्वारा इस तरह से कार्रवाई किए जाने पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने अपील करते हुए कहा, इस तरह की कार्रवाई पर तत्काल रोक लगाई जाए। तो वहीं अमेरिका ने अब म्यांमार के लोगों को अमेरिका में अस्थायी तौर पर रहने की अनुमति दी है, जिसके अनुसार ऐसे लोग जो म्यांमार के निवासी हैं और तख्तापलट की कार्रवाई से पहले अमेरिका में रह रहे थे, अब अगले 18 महीने तक वहां पर रह सकेंगे। अमेरिका में होमलैंड सिक्योरिटी के अनुसार ऐसे लोगों को अस्थायी निवास दिया जा सकेगा।